अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में जो एडिटोरियल कवर करने वाले हैं ये है 24 फरवरी का, यानी आज से 2-3 दिन पुराना। इसको आज क्यों कवर कर रहे हैं? 24 फरवरी को कोई क्लास हुई नहीं और उस दिन ये एडिटोरियल अपने से मिस हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको इसलिए आज कवर कर लेना चाहिए। ग्रामर के, वोकैब के और रीडिंग के हिसाब से बड़ा आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ है, होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासिस की, टेक्स्ट बुक की महाशिवरात्रि सेल अभी एक्टिव हो चुकी है। 351 रुपीज़ के मिनिमम प्राइस पे 1 साल का पास प्रो अभी अवेलेबल है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पास प्रो के अंदर आपके सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, और लगभग 80,000 मॉक टेस्ट इसमें ऐड कर दिए गए हैं। हर वैरायटी का, हर डिफ़िकल्टी लेवल का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें शामिल हैं जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल का लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में, लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर आपको कूपन लगा लेना है YT10। जैसे इस कूपन लगाएंगे आपका प्राइस जो है मिनिमम हो जाएगा 351 रुपीज़। अपने पैसे को सेव करें, यूज द कूपन YT10, लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में सेल का। कह रहा है जी फॉरेन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट। और फॉरेन का मतलब क्या है जी? जो बाहर से आया हो, जो विदेशी हो, विलायती हो। कह रहे हैं कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस या बाहर से कुछ प्रभाव आया है पैसों का भारत में इलेक्शंस को इम्पैक्ट करने के लिए। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है इंडियाज रिस्पॉन्स टू टेंटेड एड मस्ट बी रूटेड इन पॉलिसी नॉट रिटोरिक। कह रहे हैं भारत का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है इस टेंटेड एड के लिए। देखिए, टेंटेड वो चीज़ है जो करप्ट है, जो इम्प्योर है, जिसका ऑब्जेक्टिव खराब है ना, नेगेटिव है। तो ये जो खराब तरह की एड भारत में आई थी अमेरिका से, इसके सामने हमारा रिस्पॉन्स ये रूटेड होना चाहिए, ये बेस्ड होना चाहिए, ये आधारित होना चाहिए हमारी पॉलिसी में, ना कि बड़ी बड़ी बातों में, रिटोरिक में। अगर हमें लगता है कि ये एड वास्तव में गलत थी, भारत में इससे कुछ गलत काम हुए हैं, तो कुछ पॉलिसी बनाओ, किसी को सज़ा दो, किसी पे केस चलाओ, इन्वेस्टिगेट करो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से ऑपोजिशन सरकार के खिलाफ, सरकार ऑपोजिशन के खिलाफ, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। रिटोरिक का मतलब वही होता है जो हाई फाई बातें होती हैं बड़ी बड़ी, जिनमें कुछ आपको है ना सब्सटेंस नहीं मिले, बस किसी ने किसी के लिए कुछ कह दिया, सच्चाई उसमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इंडियाज़ रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है आपका, नाउन है। वर्ब है इसकी मस्ट बी रूटेड। ये रूट बना है ROOT, रूट यानी जड़ से। जड़ कहाँ होती है? पेड़ के आधार में होती है, पेड़ की फाउंडेशन में होती है। आधार को आप बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रूटेड का मतलब होता है आधारित होना, बेस्ड होना। आपकी सक्सेस रूटेड है आपकी मेहनत में, योर सक्सेस इज़ रूटेड इन योर हार्डवर्क। वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स रूटेड होना चाहिए हमारी पॉलिसी में, बेस्ड होना चाहिए हमारे कानून में। चलिए, मैं कोशिश यही करता हूँ कि सीधे पढ़ा दूँ, रूटेड रूटेड बना के देखो इसको। कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाओ जो आप अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सको। रिटोरिक, ये वर्ड अभी आगे डिटेल में आएगा। टेंटेड देख लेना, जो करप्ट हो, इम्प्योर हो। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये रिटोरिक जैसे, ये अनहिंज जैसे बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ ताकि इस क्लास को आप स्मूथली ले सको बिना ब्रेक्स के। चलिए, वो कैब शीट है, शुरू करेंगे रिटोरिक से ही। थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। देखिए, रिटोरिक का मतलब बताया था मैंने आपको, बड़ी बड़ी बातें जो नेताजी आकर के मंच पे करते हैं ना, ऐसा कर दो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये सब रिटोरिक होता है। ये बातें सिर्फ रिटोरिक इसलिए की जाती है कि नेता अपनी छवि को आपके सामने प्रेजेंट करे। इन बातों पे ना कुछ हो पाता है बाद में, ना इनमें कोई सब्सटेंस होता है। हाई फाई टॉक दैट टर्न्स आउट एम्प्टी। चलिए, डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज सो फार। डिस्पाइट यानी बावजूद, रिटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातें। बावजूद बड़े बड़े जुमलों के जो रिफॉर्म्स को या सुधारों को लेकर के थे, ना के बराबर ही अभी तक कुछ बदला है। लिटिल हैज चेंज सो फार। अब बड़ी बड़ी बातों के लिए 4 वर्ड्स हैं, बहुत बार मैंने ब्रेक किए हैं आपके लिए। ग्रैंडीलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश, एम्बेलिशमेंट, ठीक है ना। चारों का मतलब वही है। चलो फिर किसी दिन आएंगे, ब्रेक करके बताऊंगा। वैसे कैसे क्लास लंबी हो जाती है ना, सारे वर्ड्स ब्रेक करेंगे तो। क्लास में थोड़े से अगर आप रेगुलर हो, वीक में 4 दिन भी ले रहे हो ना, तो ये सारी वोकैब आपकी कवर हो जाएगी। अगला वर्ड है अपने पास न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है देसी भाषा में बारीकी या दो चीज़ों के बीच का फ़र्क, है ना, बारीकी या फ़र्क। माइन्यूट डिटेल्स भी बोल सकते हैं न्यूएंस को। अ गुड टीचर शुड नो द न्यूएंसेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक अच्छे टीचर को, शिक्षक को
अपने सब्जेक्ट की बारीकियाँ पता होनी चाहिए। मोटा मोटा तो कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन अंदर की बारीकी आपको थोड़ी मेहनत के बाद पता लगती है। समझाने के लिए आपको खुद भी आनी चाहिए। इंट्रिकेसी, सटलिटी, रिफाइनमेंट, मिनिशिया सभी बारीक डिटेल्स के सिनोनिम है। आज इस वर्ब की एडजेक्टिव फॉर्म न्यूआंस्ड है ना, बारीकी से भरा हुआ न्यूआंस्ड, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट इज इंसिनुएशन, बड़ा काम का वर्ड है ये। कभी कभी किसी से बात करते हुए आपको लगेगा कि ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, और ना चाहते हुए भी, ना कहते हुए भी उसने कह दिया बातों बातों में। बस ये जो कह दिया बातों बातों में, यही है इंसिनुएशन, इनडायरेक्ट रेफरेंस और एलिगेशन जो बातों बातों में लगा दिया जाए। मीडिया ब्लेम्ड द गवर्नमेंट फॉर द ट्रेजेडी बाय इंसिनुएशन। मीडिया ने गवर्नमेंट को ब्लेम किया इस ट्रेजेडी के लिए इंसिनुएशन के जरिए या बातों बातों के इशारों के जरिए। इंसिनुएशन को इन्वेंडो भी बोलते हैं। बड़ा अजीब सा वर्ड लगेगा आपको सुनने में, इन्वेंडो। आप ये वर्ड इंसिनुएशन आर्टिकल में देखेंगे। इंसिनुएट वर्ड से बना है इंसिनुएशन नाउन। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होती है बातचीत, डिस्कशन किसी टॉपिक के ऊपर। जब एक टेबल के चारों तरफ 10 लोग बैठ जाते हैं या टीवी के ऊपर 5 लोग बात कर रहे होते हैं तो ये होता है डिस्कोर्स। जनरली ये बहुत सिविलाइज्ड मैनर में होता है, कभी कभी राइटिंग में भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है बोल के हो। इधर से लेटर वहाँ गया, उधर से ईमेल यहाँ आया, ये भी डिस्कोर्स है। मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर स्टिल अवॉइडिंग अ डिस्कोर्स ऑन मणिपुर क्राइसिस। बड़े बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज भी अवॉइड करते हैं एक डिस्कोर्स या बातचीत को मणिपुर के क्राइसिस पे। चलिए, यू विल सी द वर्ड डिस्कोर्स इन द आर्टिकल टुडे। अच्छा, इससे एक बात याद आई, ऐसी बातचीत जो दो एनिमीज़ के बीच में हो, और वो क्यों हो, झगड़े को सुलझाने के लिए। ऐसी बातचीत जो दो दुश्मनों के बीच में हो, किसी फाइट को ख़त्म करने के लिए, ऐसी डिस्कोर्स को क्या बोलते हैं। बड़ा कॉमन वर्ड है ये, और ये एक बिस्कुट के नाम पे बना हुआ है। बिस्किट्स खाते हैं ना, तो बिस्किट के एक ब्रांड के नाम पे है। डालना कमेंट्स में जिन बच्चों को याद है, मैं क्लास में कहीं बताऊंगा। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास मैकेनिशन। देखिए, मैकेनिशन का मतलब होता है दांव पेच, पैतरेबाजी, मैन्यूवर या टैक्टिक्स। द पार्टी वॉज अक्यूज ऑफ सेवरल मैकेनिशंस टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी को एक्यूज़ किया गया, आरोप लगाया गया बहुत सारे मैकेनिशंस का या पैतरेबाजियों का, दांव पेचों का, और क्यों, सिक्योर करने के लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए, चुनावों को। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज, टैक्टिक्स। लेकिन मैकेनिशन की स्पेलिंग देख लेना, ये बना है मशीन से। स्पेलिंग में मशीन से आ रहा है ना, MACHIN, फिर ई की जगह एशन आ गया, तो मशीनेशन लिखा हुआ है, बोला जाता है मैकेनिशन। और वैसे ही मैन्यूवर की स्पेलिंग भी देख लेना, पैतरेबाजी को ही मैन्यूवर बोलते हैं। लिखा कैसे हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, मैनो, फिर याद रखना है EU, फिर लिखा हुआ है व्रे, मैन्यूवर, मैनो, EU, व्रे। चलिए, अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। देखिए, अमेरिका से भारत में ऐसा बताया जाता है कि $21 मिलियन आने वाले थे या आ गए थे। और क्यों आए, ऐसा कहना है US प्रेसिडेंट का कि ये पैसा भारत में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आया था, किसी पार्टी को जिताने के लिए या किसी दूसरी को हराने के लिए। देखो, अगर ये पैसा भारत में आया है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, जो अभी संसद में चल रहा है। हो ये रहा है कि इस पैसे के ऊपर दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां, एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। एक पार्टी का बोलना है कि ये पैसा तुम्हारे लिए आया था, दूसरी का बोलना है तुम्हारे लिए आया था। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसी पैतरेबाजियों से या इस तरह के रिस्पॉन्स से हम अपनी ही छवि को दुनिया में ख़राब करते हैं, अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, और जो असली मुद्दा है उससे भटक जा रहे हैं। अगर ये एड गलत थी, पैसा ख़राब था, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन चला के कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट निकालना चाहिए। चलिए, आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है इस मुद्दे को। और साथ में देखो, आज एक बड़ी अच्छी टोन है प्रैग्मेटिक। देखिए, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता। तो कह रहा है कि व्यवहारिक बनो, जो काम है उसको करो, इधर उधर माथा मत बजाओ एक दूसरे का। प्रैग्मेटिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरू कर लेते हैं इसको। कह रहा है, चलो शुरू आपको ही करना है, मैं यहाँ पे वीडियो को करूँगा पॉज, आप कर लो 5 मिनट 10 मिनट जितने चाहिए हों, और ये 3-2 सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं इनका मीनिंग निकालो। पहले खुद से ट्राई देना है। चलिए, कह रहा है द कंट्रोवर्सी ओवर US एड्स प्रेजेंस इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीजिंगली अनहिंज्ड पब्लिक डिस्कोर्स। कह रहे जो कंट्रोवर्सी है या जो विवाद है, और किसके ऊपर, ओवर लगा के बता रहे हैं, विवाद है US एड की प्रेजेंस का। US एड एक स्कीम का नाम है जिसमें अमेरिका एड यानी पैसा भेजता है। एड वर्ड का मतलब ही होता है हेल्प या मदद। कह रहे जो पूरा विवाद है US से आने वाले पैसे की मदद का और उसकी प्रेजेंस का, उसकी मौजूदगी का, कहाँ पे, भारत में। ये विवाद रिफ्लेक्ट करता है या दिखाता है या शो करता है
एक लगातार बढ़ते हुए इंक्रीजिंगली पब्लिक डिस्कोर्स को, पब्लिक में बातचीत को जो अनहिंज्ड है, जो अनस्टेबल है। अनहिंज्ड क्या होता है? जिसमें कुछ लॉजिक ना हो, जैसे मूर्ख बात करते हैं ना, आपस में झगड़ा करते हैं। तो एक लॉजिकलेस बातचीत का जो है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इस कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी। और ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है इस चीज़ को? अंडरमाइन करते हुए या कमज़ोर बनाते हुए हमारे देश के कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को और ग्लोबल स्टैंडिंग को, दुनिया भर में हमारे दर्जे को। कंट्रोवर्सी पे जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत को सुन के लगेगा इंडिया बड़ा कमज़ोर देश है और दुनिया में इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। 20-20 मिलियन डॉलर्स पे इनके नेता आपस में लड़ जाते हैं 2-2 महीने तक, है ना? तो ऐसा देखने में लग रहा है। चलिए, दो कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है, नाउन है, रिफ्लेक्स इसकी वर्ब है। सिंगुलर नाउन था इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, पीछे एस लगा हुआ है। कंट्रोवर्सी किस चीज़ पे थी? यूएस की एड की प्रेजेंस या मौजूदगी पे थी भारत में। अनहिंज मैंने आपको बता दिया, जिसमें हिंज ना हो। देखिए, हिंज होती है चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए। अगर आपका दिमाग हिंज्ड है तो मतलब आप खिसके हुए नहीं हो, दिमाग अपनी जगह पे है। और अनहिंज्ड है तो मतलब दिमाग खिसका हुआ है, अपनी जगह पे नहीं है। तो हर वो चीज़ अनहिंज्ड होगी जिसमें लॉजिक ना हो, जिसमें कुछ खिसकापन हो। पब्लिक डिस्कोर्स यानी पब्लिक में बातचीत। अंडरमाइन करना, किसी को कमज़ोर करना या वीकन करना, ठीक है, कमज़ोर बनाना। कह द बीजेपी एंड द कांग्रेस हैव बीन इंगेज्ड इन ए पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर। दो पार्टियों की बात कर रहा है, पहली पार्टी है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस। दोनों के आगे द लगेगा, पॉलिटिकल पार्टी अपने आगे द लेती है। कह रहा है ये जो दोनों पार्टीज़ है ना, ये इंगेज्ड हो चुकी हैं एक सियासी, एक राजनीतिक, पॉलिटिकल रस्साकशी में, टग ऑफ वॉर में। और क्यों कर रही हैं ऐसा? अटेम्प्टिंग टू कॉर्नर ईच अदर ओवर यूएस एड्स फंडेड प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन कनेक्शंस। अटेम्प्ट करते हुए कॉर्नर करने को या फिर नुक्कड़ में लाने को, घेर लेने को। कॉर्नर करना यानी किसी को आपने पकड़ लिया और उसको घेर लिया। ये कोशिश कर रही है कि हम घेर लें एक दूसरे को इस चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ है अमेरिका से आने वाली एड से होने वाले प्रोजेक्ट्स और उनके फॉरेन कनेक्शंस, उनके विदेशी लिंक। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बनेंगे सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन इंगेज्ड बन गई इसकी वर्ब को। टग ऑफ वॉर आपको मैंने बताया, रस्साकशी को बोलते हैं, आपसी झगड़े को बोलते हैं। कॉर्नर करना, किसी को किसी दीवार के किनारे पे लगा लेना, चारों तरफ से घेर लेना, है ना, सराउंड कर लेना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले खुद से पढ़ना है, फिर मेरे साथ पढ़ना है। कह रहा है जी, हाउएवर मच ऑफ दिस कैकोफनी दैट पासेज फॉर डिबेट इज़ फ्यूल्ड बाय मिस इंफॉर्मेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। कह रहे हैं लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर ये जो कैकोफनी है, देखिए फ़नी मतलब आवाज़, कैको मतलब कर्कश। आज जैसे मेरी आवाज़ हो रही है ना, ये कैकोफनी हो रही है। लाउड अनप्लेजेंट साउंड्स को बोलते हैं कैकोफनी। कह रहे हैं हालांकि ज़्यादातर ये जो कैकोफनी है बीजेपी कांग्रेस के झगड़े की आवाज़ है, जो कि पास फोर करती है या दिखाई देती है। पास फोर करना यानी किसी चीज़ के जैसा दिखाई देना, चाहे है या नहीं पर दिखाई वैसी देती है। और कैसी दिखाई देती है? एक डिबेट के जैसी, बहस के जैसी। कह रहे ये कैकोफनी फ्यूल्ड है, इस कैकोफनी को भड़काया गया है दो चीज़ों के द्वारा। पहली चीज़ है गलत इन्फॉर्मेशन और दूसरी चीज़ है मिस इंटरप्रिटेशन या गलत तरीके से किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन। कह रहे ये ऑफ्टन ड्राइंग फ्रॉम इंसिनुएशंस मेड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विच व्यूज़ इंटरनेशनल एड एज अ वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज। कह रहा है ये जो सारी इंटरप्रिटेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ये ड्रॉ फ्रॉम कर रही है, ये उठाई गई है। ड्रॉ फ्रॉम करना, किसी चीज़ को कहीं से निकालना या उठाना। इसको ड्रॉ फ्रॉम किया गया है उन अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इशारों से जो मेड बाय हैं, जिनको बनाया गया है ट्रंप की सरकार के द्वारा। और ये वही सरकार है विच जो देखती है अपने एड के प्रोग्राम को, इंटरनेशनल एड को एक वेस्ट की तरह, एक बर्बादी की तरह, अमेरिका के धन या रिसोर्सेज का। बहुत लंबा सेंटेंस छोटे छोटे पीस कर दिए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। ज़्यादातर ये जो कर्कश आवाज़ें हैं बीजेपी कांग्रेस वालों के झगड़े की, जो देखने में लगता है कि एक डिबेट है नहीं है डिबेट, चलो मान लेते हैं डिबेट है, ये सब की सब फ्यूल्ड बाय हैं गलत इन्फॉर्मेशन और गलत तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करने से या समझाने की वजह से। और ये इंटरप्रिटेशन गलत जो आई है, अक्सर ये ड्रॉ फ्रॉम की गई है उन अप्रत्यक्ष इशारों से जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार देती आ रही है। और ये वही सरकार है जो इस पूरे एड प्रोग्राम को एक वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज समझती है। चलो, मच की वर्ब है इज़ फ्यूल्ड। मच नाम का नाउन, जब ये नाउन बन के आएगा सब्जेक्ट बन के, हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है। कैकोफनी अनकाउंटेबल है, मच ऑफ दिस कैकोफनी। समझ पा रहे हो? तो मच की वर्ब होगी सिंगुलर।
फ्यूल करना, किसी चीज़ में आग में घी का काम करना। फ्यूल का मतलब ही होता है ईंधन, किसी चीज़ को भड़काना। पास फॉर करना समझा दिया आपको मैंने। इंसिनुएशन होते हैं इनडायरेक्ट इशारे, इसके लिए एक वर्ड आया था अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया, इन्वेंडो। ठीक है, जो कहते कहते भी ना कहा और फिर भी कह दिया, इंसिनुएशन या इन्वेंडो। मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो इशारे जो बनाए गए हैं ट्रम्प की सरकार के द्वारा। विच आया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वर्ब है इसकी व्यूज़, प्रेजेंट टेंस में V1 लगा के। चलो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये जो बीच बीच में ग्रामर करवाता हूँ ना, जिन बच्चों को ठीक से आती है या जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, मिस कर दिया करो इसको, आप रीडिंग कर लिया करो खाली। कह रहे हैं वाइल द US may have its reasons to reassess its aid priorities, it is regrettable that India's major political parties are echoing these arguments without a nuanced understanding. अब कह रहे हैं अमेरिका तो बहुत शाना है, लेकिन हम झगड़ा कर रहे हैं। जहां अमेरिका के पास मे हैव हो सकता है, इसके खुद के कारण रीअसेस करने के, फिर से ध्यान में लेने के, फिर से जायज़ा करने के, अपनी एड की प्रायोरिटीज़ को, अपने धन दौलत के जो पैसे की जो हेल्प है उसकी प्राथमिकताओं को। अमेरिका को लगता होगा कि आज की डेट में मुझे पैसा नहीं देना है, किसी कंट्री को नहीं दूंगा, 10 साल बाद दूंगा तो फिर दे दूंगा। तो अमेरिका के खुद के रीजन्स जहाँ हो सकते हैं, वहीं बात यह है कि हम मूर्ख बने हुए हैं। ये बड़ी रिग्रेटेबल बात है, बड़ी रिग्रेट करने लायक, पछतावे लायक बात है कि भारत की जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो एको कर रही हैं या गूंजा रही हैं, रिपीट कर रही हैं आर्गुमेंट्स को या एक दूसरे से बहसों को, बिना एक न्यूएंस्ड या बारीकी भरी अंडरस्टैंडिंग या समझ के। वो ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि US एड का मामला इतना उछला इसलिए है क्योंकि ट्रंप बाइडन को या बाइडन की सरकार को यहाँ घेरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और हम अपने इंडिया में अपने हिसाब से अपनी जो लड़ाई अलग से हमने चला रखी है। तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस न्यूएंस्ड अप्रोच ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, मीनिंग आपने निकाल लिया, सेंटेंस की आत्मा समझ में आ गई। US की वर्ब है मे हैव, हो सकता है अमेरिका के पास हो। इट की वर्ब है इज़। रिग्रेटेबल मतलब जिस पे आपको बाद में रिग्रेट हो, पछतावा हो, है ना, बाद में होगा हमें। पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्ब है आर एकोइंग। एको करना यानी किसी चीज़ को गुंजाना या रिपीट करना, ठीक है, बार बार किसी चीज़ को कहना। तो ये आर्गुमेंट्स को एको कर रही हैं। न्यूएंस्ड यानी बारीकी भरा, इंट्रिकेट, रिफाइंड, जिसमें बहुत डिटेल्स हो। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे। लंबा वाला है पैराग्राफ, ले लो 5-7 मिनट, खुद से पढ़ो एक बार इसको। चलिए, कह रहे US एड हैज़ लॉन्ग सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दोज इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट। कह रहे US एड का जो पैसा आता है, इसने लंबे वक्त से सपोर्ट किया है प्रोजेक्ट्स को भारत में, जिसमें इंक्लूड हैं वो वाले भी दोस्त जो इन पार्टनरशिप हैं हमारी सरकार के साथ। तो ध्यान से समझे तो अमेरिका का ये पैसा सरकारी कई प्रोजेक्ट्स में भी आया हुआ है भारत में। US एड समझते हैं आप, US का स्कीम है, इसकी वर्ब है हैज़ सपोर्टेड, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ये कॉन्सेप्ट है ग्रामर वाला, अभी आपको करवाएंगे थोड़ी देर में, ये पूरा करते हैं पहले, है ना। कह रहे इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफाइबल डेटा ऑन द एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स, डिस्कशंस आर बाउंड टू बी इल इन्फॉर्म्ड एंड प्रेजुडिस्ड। कह रहे इस चीज़ की एब्सेंस में, ना मौजूदगी में, और वो चीज़ कौन सी है, वेरीफाइबल डेटा, ऐसा डेटा जो सही हो, जिसको वेरीफाई किया जा सके, और उस एक्सटेंट पे, ये डेटा है उस लिमिट पे, उस जो है लेवल पे, एक्सटेंट मतलब लेवल, और असर पे जो इन इनिशिएटिव्स का हुआ, अमेरिका से आने वाले पैसे की स्कीम का हुआ। कह रहे जी ऐसे किसी डेटा की एब्सेंस में कि ये स्कीम में कितना पैसा आया और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, जो भी डिस्कशंस कांग्रेस बीजेपी करती हैं वो बाउंड हैं, वो बंधी हुई हैं, उनका नसीब है यही कि वो इल इन्फॉर्म्ड होंगी, वो गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन के साथ होंगी, और वो प्रेजुडिस्ड होंगी, वो किसी एक तरफ झुकी होंगी। समझ पाए? डेटा तो है नहीं, अब जो भी डिस्कशन बिना डेटा की होती है वो बहस ही होती है बिना बात की। चलिए, डिस्कशंस की वर्ब है आर बाउंड। ये वर्ड शायद आपको समझ में ना आया हो। बाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बंधा होना या किसी नसीब के साथ जुड़ा होना। यू आर बाउंड टू सक्सीड, आप सक्सीड होंगे ही होंगे। द क्रिमिनल इज़ बाउंड टू बी अरेस्टेड, ये क्रिमिनल का जो नसीब है, ये मतलब इस क्रिमिनल को अरेस्ट होना ही होना है। ही इज़ बाउंड टू बी अरेस्टेड। इसको डेस्टाइंड भी बोलते हैं, कभी कभी बाउंड की जगह पे डेस्टाइंड वर्ड भी बन जाता है। डेस्टिनी होती है आपका नसीब, डेस्टाइंड मतलब आपके नसीब में लिखा हुआ है। तो डिस्कशंस के नसीब में भी लिखा ही हुआ है कि इनके साथ यही होने वाला है। इल इन्फॉर्म्ड है यानी इन्फॉर्मेशन आपकी ख़राब है, प्रेजुडिस्ड है यानी आप बायस्ड हैं, एक तरफ आप झुके हुए हैं अनफेयर मैनर में। चलिए
आगे करें, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड फेयर कंट्रीज compete for capital, technology and talent from across borders. Branding political opponents as foreign agents may be an easy propaganda tactic. कह रहा है एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, एक ग्लोबल दुनिया में, वैश्विक दुनिया में, जहाँ देश जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, compete करती हैं एक दूसरे से, एक तो कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए, दूसरा तकनीक के लिए और टैलेंट के लिए, और कहाँ से अक्रॉस बॉर्डर्स compete करती हैं। अमेरिका बोलता है तुम यहाँ आ जाओ, अगर तुम्हारे पास दिमाग अच्छा है तो हम तुम्हें नौकरी देंगे नासा में, टैलेंट लाएंगे, कैपिटल लाएंगे, पैसा लाएंगे। कह रहा है ऐसी एक दुनिया में जहाँ हर एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहा है कंट्रीज़ का इन चीज़ों को लेकर के, कह रहा है ऐसे केस में ब्रांड कर देना या नाम दे देना पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, अपने राजनीतिक दुश्मनों को, और क्या नाम दे देना, फॉरेन एजेंट्स, बाहर की ताकतों के एजेंट्स। कह रहा है ये हो सकता है एक इजी प्रोपोगेंडा टैक्टिक हो, ये एक ऐसा पैतरा हो जो बहुत आसानी से प्रोपोगेंडा बन जाए। प्रोपोगेंडा समझते हैं ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको जितनी सही लगे उतनी आप बताओ, वो प्रोपोगेंडा होती है। कह रहे लेकिन पॉइजन्स द डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड वीकन्स इंडियाज एस्पिरेशंस टू इमर्ज एज ए ग्लोबल पावर। कह रहे लेकिन ये सारा काम अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज़ को फॉरेन एजेंट बना देने का काम जो है, ये पॉइजन करता है, जहरीला बनाता है हमारे घरेलू राजनीतिक जो है एनवायरनमेंट को, परिवेश को, और साथ ही साथ कमज़ोर कर देता है, वीकन कर देता है भारत की महत्वाकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को, जो है उभर करके आने की एक ग्लोबल लीडर के तौर पे, एक वैश्विक ताकत के तौर पे। ठीक है ना। तो ये जो आप काम कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इससे इनको एक बार फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन इंडिया को एज ए कंट्री नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। कहने का मतलब ये, चलिए ग्लोबलाइज यानी जो सारी दुनिया कनेक्टेड है ना, ग्लोबलाइज्ड आप समझते ही हैं। कंट्रीज़ की वर्ब है कम्पीट, प्रेजेंट टेंस में, दे कम्पीट फॉर ऑल दीज थिंग्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। ब्रांडिंग सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, ब्रांड करना यानी किसी को कोई नाम देना, किसी को आपने दोस्त का ब्रांड कर दिया, किसी को दुश्मन बना दिया, तो आपने ब्रांड किया। ब्रांडिंग की वर्ब है मे बी, ब्रांडिंग ओपोनेंट्स एज फॉरेन एजेंट्स मे बी एन ईजी प्रोपोगेंडा टैक्टिक। टैक्टिक यानी मैकेनिशन, कबाल या फिर कोई दांव पेच है ना, पैतरा, आपको करवाया था ना वर्ड। प्रोपोगेंडा होती है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी आपके हिसाब से आपको सही लगे, जो ख़राब लगे वो मत बताओ, जो आपके हिसाब की वो आगे बढ़ा दो, प्रोपोगेंडा। चलिए, ब्रांडिंग की दूसरी वर्ब है पॉइजन्स, तीसरी वर्ब है वीकन्स। ये ब्रांडिंग का काम पॉइजन भी करेगा, जहरीला बनाएगा, और कमज़ोर भी बनाएगा भारत की एस्पिरेशंस को। एस्पिरेशन आपके बड़े ख्वाब, बड़े सपने, महत्वाकांक्षाएं। एस्पिरेशन को एम्बिशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो और भी बहुत कुछ देखने का, इतना ही काफ़ी है। इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला था। एक बार में समझ जाओगे अगर थोड़ा आँख और कान खोल के समझोगे। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपको दे और देम का यूज़ पता है। सब्जेक्टिव केस में दे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में देम आएगा, लेकिन एक और भी है दोज। ये दोज जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में आ जाता है, लेकिन ये तब आएगा जब इसके बाद में दे और देम के बाद में कोई एडजेक्टिवल फ्रेज हो। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया, अब प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। दे, देम या दोज वर अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट मंथ। वो लोग अरेस्ट कर लिए गए थे पुलिस के द्वारा पिछले महीने। देखो जो भी यहाँ आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। सब्जेक्ट के लिए मेरे पास दे है सब्जेक्टिव केस में, तो मुझे लिखना चाहिए दे वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो पहले केस में आ जाएगा दे। सेकंड केस देखो, द पुलिस अरेस्टेड दे, देम या दोज लास्ट वीक। पुलिस ने अरेस्ट किया इन सभी लोगों को पिछले हफ्ते। अरेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा देम। ना दे आएगा ना दोज आएगा देम। इतना समझ गए तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तीसरा केस देखो, द पुलिस हैव अरेस्टेड दे, देम या दोज अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उन लोगों को जो क्राइम के लिए अक्यूज्ड हैं। अरेस्टेड के बाद में यहाँ देम लगाया था, अरेस्टेड के बाद में यहाँ भी देम लगा दूंगा, नहीं, यहाँ लगेगा दोज। क्यों लगेगा, क्योंकि जिनको अरेस्ट किया है उनके बारे में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इस फ्रेज़ के जरिए। ये वो लोग हैं जो अक्यूज्ड थे, जिनके आरोप लगा हुआ था क्राइम का। मतलब जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके लिए एक एडजेक्टिवल फ्रेज आपको दिया गया है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो सकता है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो सकता है, ये प्रेपोजिशन से भी शुरू हो सकता है, अभी आगे दिखाऊंगा आपको, है ना। ये सीधे सीधे किसी एडजेक्टिव से भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता होगा। कौन लोग हैं वो, अरे वो लोग हैं जो अक्यूज्ड हैं इस क्राइम में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई ना,
तो जैसे ही एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला, दे हो या देम हो, ये दोनों भाग जाते हैं और अपनी जगह किसको छोड़ के जाते हैं, दोज को। द पुलिस हैव अरेस्टेड दोज अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। ना तो दे ना तो देम बनेगा दोज। मज़ा आया कॉन्सेप्ट में, सीखा अच्छे से। चलो, इस केस में आसान भाषा में आप दोज को दोज पीपल भी समझ सकते हैं। यहाँ बीच में पीपल लिखा हुआ है जो आपने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। पुलिस हैव अरेस्टेड दोज पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। चलो नेक्स्ट देखो, दे देम या दोज ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट वर फाइंड। वो लोग जो ड्राइव कर रहे थे बिना सीट बेल्ट के, उनको फाइन किया गया, उन पे पेनल्टी लगी, चालान लगा। देखो ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बिना सीट बेल्ट के ड्राइव कर रहे थे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके एक पूरा फ्रेज लगाया आपने, एडजेक्टिवल फ्रेज। इन लोगों की पहचान बताई आपने, तो इन लोगों की पहचान बताने की वजह से सब्जेक्टिव केस है भले ही, लेकिन दे का इस्तेमाल फिर भी नहीं होगा, देम का तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ फिर से लगेगा दोज ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट वर फाइंड। समझ गए। चलो लास्ट क्वेश्चन आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ। यू शुड ऑलवेज हेल्प दे देम या दोज इन नीड्स। आपको हमेशा मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं, जो इन नीड हैं। क्या लगेगा इस केस में, कमेंट्स में डालना। सही गलत होगा आपको वहीं पर रिव्यू देंगे। बढ़े आगे, चलो पढ़ लो इसको आराम से फटाफट। कह रहा है जी, इट इज़ ट्रू दैट फॉरेन एड कैन बी अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ्टन यूज्ड बाय स्ट्रॉन्गर नेशंस टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। कह रहे ये बात भी सच है, इट इज़ ट्रू। कौन सी बात, कि जो फॉरेन एड होती है, बाहर से आने वाला पैसा होता है, कह रहे ये एक टूल बन जाता है, जरिया होता है सॉफ्ट पावर का। हार्ड पावर होती है आपकी मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर होता है आपका इन्फ्लुएंस, आपकी बात दुनिया मानती हो बिना आपके फौजियों की डर के, ये आपकी सॉफ्ट पावर है। तो ये जो फॉरेन एड आती है अमेरिका की, ये बिना फौजियों का एक डर है लोगों के मन में, सॉफ्ट पावर का जरिया है, ये बात हम मानते हैं। कह रहे जो अक्सर यूज़ किया जाता है मजबूत देशों के द्वारा एक्सर्ट करने के लिए या डालने के लिए अपने इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को डोमेस्टिक अफेयर्स पे, अंदरूनी मामलों पे दूसरी कंट्रीज़ के, अदर नेशंस के। चलिए, इट की वर्ब है इज़, फॉरेन एड की वर्ब है कैन बी। एक्सर्ट करना, फोर्स को, प्रेशर को, पावर को, सबको दिखाना या उसका इस्तेमाल करना। अगर आपके पास अथॉरिटी है, ताकत है और सामने वाले को धौंस दिखाएं आप, तो धौंस दिखाएंगे तो अपनी अथॉरिटी को आप एक्सर्ट करेंगे। कह रहा है जी, हाउएवर रिकॉग्नाइजिंग दिस रियलिटी रिक्वायर्स अ रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर्ड अप्रोच। कह रहे लेकिन रिकॉग्नाइज करना या पहचानना इस हकीकत को, कह रहे उसके लिए ज़रूरी होता है, ये रिक्वायर करता है एक बहुत ही जिम्मेदार और नपी तुली अप्रोच को। एंड नॉट एन ओवर रिएक्शन दैट बॉर्डर्स ऑन सेल्फ सेबोटाज। ना कि एक ओवर रिएक्शन की इसको रिक्वायरमेंट होती है, और वो ओवर रिएक्शन जो बॉर्डर करे या बिल्कुल किनारे हो आत्मघात के, सेल्फ सेबोटाज के। सेल्फ सेबोटाज मतलब होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना, खुद को ही सेबोटाज कर दिया आपने, खुद का ही नुकसान कर दिया। तो ये बात अगर आपको समझनी है कि अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा है, तो नपी तुली अप्रोच समझो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ना कि एक दूसरे पे जूता उछाल के खुद के देश में, खुद के पाम में कुल्हाड़ी मारो। चलिए, रिकॉग्नाइजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है, यहाँ पे जीरेंड है, इसकी वर्ब है रिक्वायर्स। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगी, अपनी वर्ब वो सिंगुलर लेता है जीरेंड, ठीक है। जीरेंड कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। मेजर्ड यानी नपातुला, ओवर रिएक्शन यानी ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन, सेल्फ सेबोटाज यानी आत्मघात। कह रहे जी, बॉर्डर होना यानी बिल्कुल आत्मघात की कगार पे है ये, है ना, बॉर्डर कर रहा है इस चीज़ पे, तो बॉर्डर ऑन सेल्फ सेबोटाज। कह रहे इंडिया इटसेल्फ हैज़ इवॉल्व्ड इनटू एन एड प्रोवाइडर अ रोल इट सीक्स टू एक्सपेंड। कह रहे भारत की अगर बात करें तो इंडिया खुद इवॉल्व इनटू कर गया है, डेवलप इनटू कर गया है, कन्वर्ट इनटू हो गया है, बदल गया है एक एड प्रोवाइडर में, एक मदद को भेजने वाले देश में। ये एक ऐसा रोल भी है, भूमिका भी है, जिसको ये एक्सपेंड करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। तो हम भी तो दूसरी कंट्रीज़ में एड भेज रहे हैं, अमेरिका ने हमारे यहाँ भेज दी, तो इस पर ज़्यादा हुल्ला ना करना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिया की वर्ब है हैज़ इवॉल्व्ड इनटू, इटसेल्फ का मतलब है खुद, ठीक है ना। इट आया है इंडिया के लिए, वर्ब है इसकी सीक्स, इंडिया सीक्स टू एक्सपैंड दिस रोल। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़ो, मीनिंग निकालो। चलिए, कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू एन ORF एनालिसिस सिंस 2000 द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ ओवरसीन फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सीडिंग $48 बिलियन। कह रहा है जी, अगर ORF का एनालिसिस समझें, ORF एक भारत सरकार की संस्था है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च
या रिसोर्सेज फेडरेशन कुछ है ये काम करती है बाहर जाने वाले पैसे को देखना, कौन से देश में कितना पैसा भारत सरकार भेजेगी, ऐसा समझ लो। कह रहा है अगर भारत सरकार की किस एजेंसी का एनालिसिस समझें तो पिछले 24 सालों में सन 2000 से हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये ओवरसी कर चुकी है, ये मॉनिटर या मैनेज कर चुकी है फाइनेंशियल असिस्टेंस को, पैसे की मदद को, जो 48 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और कितने कंट्रीज़ को? 2 ओवर 65 कंट्रीज़, दुनिया के 65 अलग अलग देशों को। और ये कैसे दिए गए सारे पैसे? कह रहा दिए गए थ्रू ग्रांट्स, लाइंस ऑफ क्रेडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। या तो ये पैसे दिए गए ग्रांट के तौर पे, तोहफे के तौर पे, या ये एक लॉन्ग टर्म कर्ज के तौर पे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक लंबा कर्ज। 2 लाख का आपको हमने लिमिट दे दिया, अब 2 लाख का सामान इंडिया से खरीदो, जब पैसा हो तब वापस कर देना, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे दूसरे देश में हम सड़कें, पुल, बांध बनाते हैं, कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं। तो सन 2000 से हम खुद ही इतना पैसा दे के बैठे हैं दुनिया में, हम भी कहाँ कम है, कहने का मतलब ये। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वर्ब है हैज़ ओवरसीन, सब्जेक्ट है मिनिस्ट्री, वर्ब है हैज़ ओवरसीन। ओवरसी करना, किसी चीज़ की निगरानी करना, मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के उसकी चौकन्ना होकर के उसको देखना। चलिए, एक्सीडिंग यानी ज़्यादा, 48 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हम दे चुके हैं। कह रहा है दिस ग्रोइंग रोल एज अ डोनर नेशन हैज़ कोइंसाइडेड विद स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद इन इंडिया। कह रहा है ये जो बढ़ता हुआ रोल है हमारा एक डोनर, एक दानी देश के तौर पे, नेशन के तौर पे, ये रोल बड़े ही अजीब तरीके से कोइंसाइड हो रहा है, बिल्कुल साथ मेल खा रहा है या एक ही वक्त पे आ रहा है। और किसके? बहुत कड़ी, बहुत स्ट्रिक्ट नियमों के, जो है बाहर से आने वाले पैसे का भारत में विद इन इंडिया। तो हम तो देना चाह रहे हैं दुनिया भर को पैसा, मदद और डोनेशंस, लेकिन इसके साथ साथ देश में बड़े कड़े कानून बना रहे हैं अगर कोई बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पैसा भेजे। तो ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड हो रही हैं, एक साथ भारत में हो रही हैं। चलिए, ग्रोइंग रोल की वर्ब है कोइंसाइडिंग विद, हैज़ कोइंसाइडेड विद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर दीज रेगुलेशंस हैव बीन हेविली पॉलिटिसाइज्ड। कह रहे हैं लेकिन ये सारे जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं बाहर से आने वाले पैसों के, ये बड़े भारी भरकम तौर पे राजनीतिकृत हैं, इनमें राजनीति खूब चलती है। कैसे? ये डैश लगा के बताएगा। कह रहा है एंटिटीज़ अलाइंड विद द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ्टन फेस फ्यूअर हर्डल्स। कह रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज़ जो अलाइंड विद हैं, जुड़ी हुई हैं रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुर्सी पे बैठी सरकार के साथ, इस्टेब्लिशमेंट मतलब सरकार, अक्सर वो फेस करती हैं कम बाधाओं को या कम रुकावटों को। उनको बाहर से पैसा लेना हो वो चुपचाप ले लेंगी, ज़्यादा सरकार उनको कुछ नहीं कहती। कह रहा है वाइल अदर्स इवन दोज इंगेज्ड इन प्योरली ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एनकाउंटर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस। कह रहे जबकि दूसरी कई एंटिटीज़ हैं, यहाँ तक कि वो वाली, देखो दोज, वो वाली जो इंगेज्ड हैं, जो लगी हुई हैं बिना राजनीति की एक्टिविटीज़ में, ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। ए पॉलिटिकल मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, हेल्थ के क्षेत्र में, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। वो भी एनकाउंटर करेंगी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को या रुकावटों को, अगर वो सरकार से नहीं जुड़ी हुई। समझ गए ना? तो ये बहुत पॉलिटिसाइजेशन इंडिया में एड को लेके होता है। सरकार से जुड़ी हुई कोई संस्था हो वो एड ले लेती है प्यार से, बाहर से आने वाली सरकार से अलग कोई संस्था है उसको बहुत पाबंदियाँ झेलनी होती हैं। चलिए, रेगुलेशन सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन, ठीक है, वो है इसकी हैव बिन पॉलिटिसाइज्ड, पैसिव वॉइस में पॉलिटिसाइज हुई हैं। एंटिटीज़ यानी संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी वर्ब है फेस, अदर्स की वर्ब है एनकाउंटर, सिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा, ए पॉलिटिकल यानी नॉन पॉलिटिकल। दोज का मैंने आपको मीनिंग अभी बताया था। अगर यहाँ पे चलो ये केस में दोज तो आना ही आना था, देम और दे का इस्तेमाल नहीं हो सकता, करवाया ना कोई, तो दोज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लगाया गया है। वो लोग जो इंगेज्ड हैं बिना राजनीति वाले एक्टिविटीज़ में। चलिए बढ़े आगे। अब एक छोटा सा आर्टिकल का पैरा रह गया और फटाफट इसको अपने ख़त्म करेंगे, जल्दी से इसको पढ़ लो। चलिए, कह रहा है अमेरिकन डिबेट ओवर यूएस एड्स रोल इन इंडिया डज रेज कंसर्न्स अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंस बट एनी रिस्पॉन्स मस्ट बी रूटेड इन क्लियर हेडेड पॉलिसी रादर देन रिएक्शनरी रिटोरिक। बाहर से अमेरिका से आने वाला जो डिबेट है, अमेरिका की जो डिबेट है, और किसको लेकर के? यूएस एड के रोल को लेकर के भारत में। अमेरिका में जो डिबेट हो रही है इस पैसे को जो भारत में भेजा गया उस चीज़ पे, कह रहा है ये डिबेट रेज करती है, उठाती है, रेज करना उठाना, चिंताओं को बाहरी ताकतों के इन्फ्लुएंस की या फिर उनके प्रभाव की। कह रहा है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया हमारी आए
वो रूटेड होना चाहिए, बेस्ड या आधारित होना चाहिए एक ऐसी पॉलिसी में जो क्लियर हेडेड हो, जो बहुत साफ दिमाग से बनी हो, लॉजिकल हो, बजाय किसके, बजाय ऐसी बड़ी बड़ी बातों के या रिटॉरिक के जो रिएक्शनरी है, जो आप रिएक्शन में कर दे रहे हैं। तो सोच समझ के पॉलिसी बनाओ और फिर एक रिस्पॉन्स दो। भावनाओं में बह करके एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, चाहे अमेरिका में होती हुई बहस की वजह से हमारे देश में हमें चिंता फील होती हो। चलिए, अमेरिकन डिबेट की वर्ब है डज रेज। ये डिबेट रेज करती है या उठाती है। डज यहाँ पे एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब है, रेज नाम की वर्ब के ऊपर एडिशनल एम्फोसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए लगाई गई है। एनी रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्ब है मस्ट बी रूटेड, रूटेड होना, बेस्ड होना, किसी चीज़ पे आधारित होना। क्लियर हेडेड यानी जो एकदम साफ दिमाग से लॉजिकली बनाया हुआ चीज़ हो, क्लियर हेडेड होती है। रिटोरिक आप समझते हैं। कह रहा है इफ़ द गवर्नमेंट genuinely suspects that foreign funding is shaping India's political landscape in undesirable ways, it must approach the issue with transparency and a well-defined plan for investigation. कह रहा है अगर सरकार सच में ऐसा समझती है, सस्पेक्ट करती है, ऐसा डर है उसको कि फॉरेन फंडिंग जो है वही शेप कर रही है, वही ढाल रही है भारत के राजनीतिक परिवेश को, लैंडस्केप को, सरकार को सच में ऐसा लगता है तो, और कैसे ढाल रही है, गलत तरीक़ों से, ऐसे रस्तों से जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है। कह रहा अगर ऐसा है तो सरकार को अप्रोच करना चाहिए इस पूरे मामले को पारदर्शिता और क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और एक ऐसे प्लान के साथ जो बहुत अच्छे से डिफाइंड हो, बनाया गया हो इन्वेस्टिगेशन का या जांच का। चलिए, द गवर्नमेंट की वर्ब है सस्पेक्ट्स, इफ़ लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, अगर सरकार को ऐसा डर है तो सरकार को ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल। इट आया अगेन गवर्नमेंट के लिए, वर्ब है इसकी मस्ट अप्रोच। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, क्लैरिटी बोलते हैं इसको। वेल डिफाइंड यानी वेल थॉट आउट, बड़े अच्छे से बनाया हुआ प्लान, वेल डिफाइंड प्लान। चलिए, फर्स्ट कंडीशन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको करवा देते हैं, ऑलरेडी आपको आता है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ़ लगा है ये बात कर देता है फ्यूचर की एक इमेजिनरी कंडीशन की, इसलिए इफ़ के साथ में आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्यूचर आ चुका है। देखो मैं कैसे सेंटेंस देखो, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट द जॉब। अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल वर्क हार्ड, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, यू विल गेट द जॉब। सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, तुम मेहनत करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मेहनत भी फ्यूचर में होगी, जॉब भी फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन गलत क्या हुआ, ये जो इफ़ है ना, इसने ऑलरेडी फ्यूचर की एक कंडीशन के बारे में बता दिया। जब इसने इमेजिनरी कंडीशन बता दी तो दूसरी इमेजिनरी कंडीशन साथ में मत लगाओ, यानी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल इफ़ के साथ में मत करो। इलाज क्या है, इलाज ये है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दें और ऐसा लिख दें इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द जॉब। तो फर्स्ट कंडीशनल की यही समस्या है, ये अपने साथ में इफ़ के साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आने देता। बाद वाले क्लोज में विल आ जाएगा, फ्यूचर टेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ के साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ भी देखो इफ़ द गवर्नमेंट सस्पेक्ट्स। चलिए आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ आराम से पढ़ लो, मीनिंग निकाल लो इसका। कह रहा है जी, मैनेजिंग नेशनल सिक्योरिटी इन एन एरा ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस एंड ट्रांसनेशनल चैलेंजेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कह रहे हैं मैनेज करने का काम है जो नेशनल सिक्योरिटी को, देश की सुरक्षा को, ऐसे एक एरा या युग में जो लगातार बढ़ते हुए तौर पे ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का है। इंटरकनेक्टेडनेस यानी आपस में जुड़ा हुआ होना, और दूसरा ट्रांसनेशनल चैलेंजेस का है, एक देश से दूसरे देश के पार चैलेंजेस भी हमें आ रहे हैं, है ना। आपस की पावर डायनेमिक्स है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी से कोयला लेते हो, किसी से तेल लेते हो। कह रहे जी ऐसे एक माहौल के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को जो मैनेज करने का काम है, कह रहा है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। मैनेजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब के एनजी फॉर्म, और वर्ब के एनजी फॉर्म हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, तो मैनेजिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कह रहा है जी वन दैट रिक्वायर्स अ मैच्योर स्ट्रेटेजिक आउटलुक रादर देन अ केओटिक पोलराइज्ड पब्लिक डिस्कोर्स। कह रहा है ये एक ऐसा टास्क है वन जो रिक्वायर भी करेगा, ज़रूरी बनाएगा एक बहुत ही संजीदा, मैच्योर और सोची समझी आउटलुक को, नज़रिए को, बजाय एक अफरा तफरी वाले, केओटिक या अराजकता वाले, एक तरफा झुके हुए पोलराइज्ड पब्लिक डिस्कोर्स को या आम बहस को जो लोगों के बीच में हो रही है।
ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, इसको सोच समझ के करना चाहिए। बहस करने से हम अपने देश के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, मैनेजिंग सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, दैट आया है वन के लिए, दैट यानी टास्क के लिए, दैट की वर्ब है रिक्वायर्स, रादर देन का मतलब होता है बजाय, केओटिक यानी अराजकता भरा, डिस्कोर्स यानी बातचीत, पोलराइज मतलब बायस्ड जो एक तरफ झुका हुआ हो, स्ट्रेटेजिक यानी सोचा समझा। चलिए, अब वो जो वर्ड मैंने आपसे पूछा था, दुश्मनों के बीच में होने वाला डिस्कोर्स, बातचीत, ऐसी बातचीत को, डिस्कोर्स को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्ले, और जनरली ये वर्ड प्लूरल होता है, पार्लेज। ठीक है, इसको प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। चलो रैप अप करें क्लास को, जल्दी से एक अपना रिवीजन ले लो। टेंटेड यानी करप्ट हो, इम्प्योर हो। कैकोफनी होती है हार्श आवाज़, ऐसी आवाज़ जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मेरा, आज मेरी बैठी हुई है ना। न्यूआंस का मतलब होता है जो बारीकियों से भरा हो। प्रेजुडिस्ड यानी जो एक तरफ से बायस्ड हो। कोइंसाइड विद होना, किसी घटना के साथ दूसरी घटना का उसी वक्त पे होना। एको करना यानी गूंजना। इंसिनुएशन और इन्वेंडो होते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इशारे। अनहिंस्ड यानी जो मूर्खता से भरा हो, जिसमें लॉजिक की कमी हो, जो स्टेबल ना हो, मूर्ख आदमी के जैसा हो। प्रोपोगेंडा होती है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, जो आपको सही लगे बस उतनी ही बता दो, प्रोपोगेंडा। टैक्टिक होती है एक दांव पेच पैंतरा, इसको मैनेवर और मैकेनिशन भी बोलते हैं। पोलराइज्ड यानी जो बायस्ड हो, एक तरफ एक पोल की तरफ ध्रुवीकृत हो, है ना, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकृत। इल इन्फॉर्म्ड मतलब जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन का आधार हो, ऐसी चीज़ जो आप गलत नॉलेज के हिसाब से जिस काम को आप कर रहे हैं। रिएक्शनरी यानी जो रिएक्शन से भरा हो। डिस्कोर्स यानी बातचीत, इसको पार्लेज भी बोलते हैं अगर ये दुश्मनों के बीच में हो जाए। ओवरसी करना, किसी चीज़ की निगरानी करना, उसको मॉनिटर करना। एग्जर्ट का मतलब होता है अपने इन्फ्लुएंस को, फोर्स को, ताकत को, जो आपके पास है उसकी आप धौंस दिखाएं, दूसरे पे उस ताकत को आजमाएं, है ना, उसको दिखाएं। फिर कुछ वर्ड्स से अलग से वोकैब के, ये सारे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। रिटोरिक देख लेना, बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों को बोलते हैं जिनमें कुछ निकल करके ना आए, हाईफाई हों। ठीक है, बाकी तो हो गए न्यूएंस, इंसिनुएशन, है ना। चलो आ जाएं अपने क्विज पे, फटाफट से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। कौन सा विरोधाभास या पैराडॉक्स भारत के स्टांस या पोजीशन को लेकर के दिखाया गया है फॉरेन एड पे? ऐसा कौन सा उल्टा पुल्टा काम हम फॉरेन एड को लेकर कर रहे हैं, जो कहते हैं ना गुड़ खाने को मना करना और फिर खुद चीनी खा लेना, ऐसा काम हम कहाँ कर रहे हैं? हम खुद दुनिया को फॉरेन एड देते हैं हर साल $2 बिलियन से भी ज़्यादा। $2 बिलियन हमारा हेल्थ बजट, कभी कभी एजुकेशन बजट होता है ना, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो फिर हम फॉरेन एड को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? हम भी तो दे रहे हैं ना। इंडिया क्रिटिसाइजेस, सेकंड वाला, फॉरेन इन्फ्लुएंस वाइल साइमल्टेनियसली सीकिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑन इन्फ्लुएंस थ्रू इट। तो ये विरोधाभास भारत की आउटलुक में आपको दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया बी। कह रहा है जी ऐसा कौन सा ओवर रिएक्शन दिख रहा है फॉरेन एड को लेकर के, जो ओवर रिएक्शन है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? फॉरेन एड को लेकर के जो झगड़ा हो रहा है उससे क्या नतीजा उसका निकल सकता है? खुद से अपना आंसर चूज़ करो पहले। आंसर बनेगा बी। हमारी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंदी खत्म हो रही है और इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है ना। लोगों को लगेगा कि ये 20-22 मिलियन डॉलर पे एक महीना ख़राब कर देते हैं संसद में बैठे इनके नेता, तो हमारी भरोसेमंदी खत्म हो रही है दुनिया में ओवर रिएक्शन से। चलो, ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है अमेरिका की डिबेट को लेकर के, जो यूएस एड के रोल को लेके है इंडिया में। अमेरिका की में डिबेट हो रही है ना कि भारत में पैसा गया है, वहाँ की डिबेट को लेकर के ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है? इसका यही पर्सपेक्टिव है कि वहाँ की डिबेट वहाँ के हिसाब से हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही हैं अपने अपने क्या बोलते हैं बर्तन चमकाने के लिए, रोटियाँ सेकने के लिए। उस पर हमारे पॉलिटिशियंस को फॉरेन नैरेटिव्स को अनक्रिटिकली एको नहीं करना है, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना है ना। हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि हमारे पॉलिटिशियंस इस बात को समझें कि ये अमेरिका का अंदरूनी झगड़ा है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच की कोई लड़ाई है। चलिए, सी आंसर बनेगा पर्सपेक्टिव के लिए। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा लास्ट वाला आपको, लेकिन ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के आपको आंसर निकालना होगा। अब इनके आंसर्स आपको खुद निकालने। सटल डिटेल्स को क्या बोलते हैं भाई? डिस्कोर्स, न्यूएंस या मैकेनिशन। इन्वेंडो का मीनिंग आपसे पूछा है। ऐसे डिस्कशंस जो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हो, झगड़े को सुलझाने के लिए, उस डिस्कशन को क्या बोलते हैं? सातवें में इन चारों में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज़ करना है जिसकी स्पेलिंग सही है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स भी सही हों, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों ही गलत हों। ठीक है ना, तो चारों वर्ड्स आपको चेक करने हैं। खुद से स्पेलिंग्स देखोगे तो दिमाग में बैठेंगी।
8वें 9वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस इफ़ की वजह से और दूसरी आपको मिल सकती है इस दे किल्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले आपको बताना कमेंट्स में। कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो, सजेशन हो, वो भी डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताइए करें। अगर पूरी देखते हो, लास्ट तक बने हुए, तो पीडी या पीडीआई लिख दिया करो सर। पूरा देखा, सेशन भी इंटरेस्टिंग लगा, पीडी या पीडीआई। चलिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। अंटिल और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।